HS24 न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी आप सभी को आजमगढ़ जिले के हिरौला विकास खंड अंतर्गत यूजेस्टी पट्टी ग्राम सभा के 76 पट्टी ग्राम सभा में 350 मीटर सीसी रोड का भव्य उद्घाटन करते हुए अंतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव नजर आ रहे हैं। इस मौके पर वहां पर कोठरा प्रधान विजय यादव, रामजीत यादव, नरेंद्र यादव, संग्राम सिंह के साथ राजू यादव तथा इस क्षेत्र के महाप्रधान हरिकेश यादव जी मौजूद रहे। पूर्व महाप्रधान रामपलट गुप्ता भी इनका सम्मान करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम तो आज कई वर्षों से विधायक जी का सम्मान करते चले आ रहे हैं और जो भी चीज़ें हमने इनसे कहा वह इन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरा करने का काम किया। आइए देखिए इस मौके पर राजेंद्र जी क्या कुछ कहते हैं। खास एक रिपोर्ट। हाउस में उंगली दिखा दिखा करके सवाल करने की हैसियत आपके माननीय विधायक जी डॉक्टर संग्राम यादव के है। इसलिए आपका सम्मान यही नहीं, आपका सम्मान आजमगढ़ में ही नहीं, आपका सम्मान पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में है। माननीय विधायक जी के नाते ऐसे शानदार विधायक का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्र में बड़ा हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका प्यार बना रहे इस होनहार वीरवान के लिए। और हमेशा जिस तरह से माननीय बाबूजी को पूर्वांचल का विकास पुरुष कहा जाता है, वो छवि आप में दिख रही है, आजीवन दिखती रहे। आपको सेवा का अवसर हमारे तरफ से मिलता रहे, आप सेवा करते रहे। आप नहीं भूल सकते कि हमारी बेटियां कहां पढ़ेंगी। यही होनहार वीरवान पिछली सरकार में जो हमारी बेटियां दिल्ली के बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े शहरों में पढ़ती थी, वह काले ऊर्सर में सामने मिला के खड़ा करने की हैसियत हमारे विधायक जी के अंदर है। आपके आशीर्वाद के बल पर अतरौलिया का वो बड़ा हुआ वो अस्पताल, वो मुख्य बधिर विद्यालय, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम चौड़ी सड़कें, एक अहोरा का पुल, ये बताता है कि जहां संग्राम यादव है वही विकास है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद होता है और पति और पत्नी का उससे भी बड़ा संबंध। एक बार उन्होंने कहा, जब उस जसवंत नगर से विधायक बन करके इस्तीफा दे रहे थे और शिवपाल सिंह यादव की वहां उम्मीदवारी थी, तो नेताजी 2-3 दिन बहुत रोए और इतना रोए कि उनके घर में उदासी छा गई। जो कभी नेताजी को रोते हुए ना देखा हो, तो पूरा परिवार उनका जुट करके लखनऊ के अंदर आया और जानना चाहा कि आखिर नेताजी किन कारणों से इतना दुखी दिख रहे हैं। जब परिवार ने मिल करके खड़ा होकर कहा कि अगर हमारे आचरण से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन इधर 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि आपके चेहरे पर उदासी और मायूसी है। तो नेताजी ने कहा कि मुझे जसवंत नगर के उन गांवों को याद आ रही है जिन गांवों से लोगों ने मुझे देश का इतना बड़ा नेता बना दिया। आज मुझे वो सीट छोड़नी पड़ रही है। मुझे एक एक पगडंडी याद आ रही है, एक एक लोग याद आ रहे हैं कि जिन्होंने मुझे, तो उन साथियों से कहते हैं कि हमारी अतरौलिया की पार्टी जिंदा पार्टी है। इस पार्टी में ना जाने कितने लोगों ने इसको बनाने में कितना योगदान दिया, ना जाने इस पार्टी को सजाने और संवारने में आज भी बड़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं जब भी बोलता था, नरसिंह भारती जी गवाह हैं, आदरणीय राजेंद्र राम जी गवाह हैं। एग्जिट पोल आने के बाद इतनी बड़ी मायूसी छा गई कि इन बेईमानों ने ऐसा दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी मात्र 2-4 सीट जीतेगी। अरविंद जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी हैं। ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे एग्जिट पोल आया कि वोट देने वाला भी मायूस हो गया। इतनी मायूसी थी कि 4 तारीख को काउंटिंग थी, 3 तारीख को कोलसा ब्लॉक पर आदरणीय बर्मन जी ने कहा कि काउंटिंग एजेंटों की मीटिंग है
आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी मीटिंग ले रहे थे। हम वहां से एक हमारे क्षेत्र में एक अधिकारी हैं सुजुल कास्ट के, बनकट जगदीश के, वो जो उनके पिताजी की तिरहवीं थी, तो हमने कहा नहीं जाएंगे तो एक दिन पहले चले जाते। हम गए थे, वहां से आए, इतनी मायूसी थी कोलसा कार्यालय में कि जब हमें बोलने को मिला, आदरणीय चौरसिया जी, मैंने उस अपने क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण एजेंट लोगों के बीच कहा कि याद रखना, कल जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम में अखिलेश यादव जी इस देश के बहुत बड़े नेता बनकर के उभरेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। सोचो ये कितने बड़े बेईमान हैं कि जो आप सीटें लाखों लाख वोट से जीते हो, 1.5 लाख 2 लाख से, चाहे वो अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा जी हो, चाहे बस्ती के अंदर राम प्रसाद चौधरी हो, चाहे सुल्तानपुर के अंदर राम भवाल निषाद हो, चाहे मऊ के अंदर राजू राय हो, चाहे गाजीपुर के अंदर अफजाल अंसारी हो, चाहे आजमगढ़ में स्वयं धर्मेंद्र यादव जी हो, चाहे जौनपुर के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा हो, सारे के सारे लोग लाखों लाख वोट से चुनाव जीते। लेकिन इन बेईमानों ने मीडिया के बेईमानी के कारण हमारी जनता को दुखी रखा। जनता दुखी थी, टेलीविजन को नहीं देखना चाहती थी, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि देश के अंदर मायूसी छा गई। लेकिन जब परिणाम आने लगे, परिणाम आने के बाद अगर ये हमारी फूलपुर की सीट ना हराते, हमारी फर्रुखाबाद की सीट ना हराते, हमारे बांसगांव की सीट ना हराते, अगर ये अपने प्रशासनिक नंगापन का खेल ना खेलते, तो हमारी अकेले पार्टी 45 सीट जीत करके बहुत बड़ा। लेकिन एक बेईमानों ने निर्देश जारी कर दिया, लाइटें कर करके हमारे लोगों को डंडों से पीट पीट करके पोलिंग स्थल से भगाने का काम। लेकिन आज देश के अंदर प्रधानमंत्री, आप देखते होंगे, मीडिया से भी देखते होंगे लोग, आज प्रधानमंत्री जैसे चोर साबित हो गए। कुर्सी पे तो बैठे हैं, सही कहा अखिलेश यादव जी ने, बादशाह तो बैठा है लेकिन बादशाह उदास है, क्योंकि बादशाह को जवाब देना है। आज आप देखे होंगे कल बजट प्रस्तुत हुआ है, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस, सबसे सब दफ्ती लेकर के खड़े हो गए कि बताओ इस बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला। सरकार बचाने के लिए आंध्र और बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां न बिहार की जनता खुश, न आंध्रा की जनता खुश। आप जो अखिलेश जी कहते हैं सरकार चलने वाली नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए अपना दावा नहीं प्रस्तुत किया कि यही भारतीय जनता पार्टी कहती कि सत्ता के लोलू, क्योंकि इंडिया गठबंधन का इस समय देश और दुनिया में चर्चा है। अगर 1 करोड़ लोग प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो 4 करोड़ लोग राहुल गांधी को सुनते हैं और अखिलेश यादव को सुनते हैं। ये सोशल मीडिया का रिकॉर्ड है। एक टेक्निकल सरकार है। अभी आज मैंने एक अधिकारी को डांटा और आधा घंटा नहीं बीता, मैंने कहा आने वाला दिन तो हमारा है, इतना बेहोश होकर काम मत करो, अभी तुम्हारी सेवा के बहुत समय है। इनके मुख्यमंत्री आए भी परसों, 4 घंटा रहे, कहे हम विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कौन से विकास कार्यों की समीक्षा करोगे? अगर तुम ईमानदार हो, साधु हो, संत हो, तुम्हारी पार्टी जिंदा पार्टी हो, तो कप्तानगंज हिरौला मार्ग को बनवा दो, आओ उसकी समीक्षा कर लो कि अच्छा बना कि नहीं। बताए यहाँ इतनी जनता बैठी है, मदिया पार्क से फुलवरिया होते हुए कहां तक मार गया। कभी जनता को आदरणीय अध्यक्ष जी धरना देने की जरूरत पड़ी? आपका हिरौला से कोलसा मार्ग बना, जनता को कभी धरना नहीं देना पड़ा। ये दिलपुर से हमारे अतरौलिया में जनता को सड़क के लिए कभी कोई धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी पार्टी जिंदा पार्टी है।
हमारी पार्टी के हर गांव में जिम्मेदार लोग हैं, वो एक एक बातों को बड़ी सतर्कता से जानते हैं और अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। ये हम सीसी रोड के लोकार्पण समारोह के बहाने हम आपका दर्शन करने आए, आपसे मिलने आए, अपनी इतनी बड़ी तादाद में अपनी माताओं से आशीर्वाद लेने आए हैं कि सावन के मास में और अच्छा स्थान चुना कि सीधे सीधे भोलेनाथ सामने विराजमान है। तो हम ये बताने आए हैं कि हमारी पार्टी एक दिन की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी नेताजी के संघर्षों की पार्टी है। यहाँ लोग गूगल से जुड़े हैं, यहाँ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं। याद रखना, जब माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का स्थापना किया, आदरणीय गुप्ता जी आप भी गए थे बेगम हजरत महल पार्क में। बेगम हजरत महल पार्क में इसमें दर्जनों लोग बैठे हैं। जब नेताजी स्थापना कर रहे थे समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने एक बात कहा था कि मेरा समाजवादी पार्टी के गठन का सिर्फ एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, मात्र एक उद्देश्य है कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना और उन्हें सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देना, ये मेरी पार्टी का उद्देश्य है। सम्मान और स्वाभिमान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बैठे हुए लोग कह दें कि परिवर्तन नहीं हुआ, नेताजी और मानव काशीराम से पहले यही समाज छुआछूत से जकड़ा हुआ था। हम अपने आप अपने गांव के चमार को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, धोबी को अच्छी नजर से नहीं देखते, मुसलमान को अच्छी नजर से नहीं देखते। हम पिछड़े पिछड़े खुद बटे हुए थे। हमारे अंदर कितना विद्वान था, लेकिन हम अपने व्यक्ति को विद्वान नहीं कहते। लेकिन इन 20-25 सालों में आपके संघर्ष ने ला करके इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें अपमानित नहीं कर सकती। हमारी लड़ाई सीसी रोड बनाने की लड़ाई नहीं है, ये विकास, इसकी भूख कभी कम नहीं होगी। एक मोबाइल का नेटवर्क आता, दूसरा मोबाइल लड़का मांगने लगता है, मॉडल बदल जाता है। स्कॉर्पियो लिए तो लड़का कहता फॉर्च्यूनर ले लो, अब मारुति लिए तो लड़का कहता जेन ले लो पापा। ये विकास सतत प्रक्रिया है, ये विकास की भूख कभी कम नहीं होगी। यहां तक रोड बना, हमसे कुछ लोगों ने कहा कुछ और आगे बढ़ा दो, ये अच्छी बात है, विकास भूख होनी चाहिए, विकास आपके नेचर में होना चाहिए। मुकेश जी, ये विकास सतत प्रक्रिया है। सही कहा हरकेश जी ने कि सड़कें बनेगी टूट जाएंगी, फिर बनेगी टूट जाएंगी, लेकिन एक बचपन जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन आप कहां खड़े होंगे। ये बीजेपी आपके बचपन को खत्म करना चाहती है। आज प्राथमिक विद्यालयों में टीचर भिखंगे की तरह दौड़ दौड़ के हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, हमारे स्कूल में लो। आदरणीय दयाराम मास्टर साहब बैठे, रामचंद्र महोदय, आप लोग उस जमाने के अध्यापक थे कि लोग कहते थे कि इनके क्लास में भीड़ लगी रहती है। आज हमारा प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर गांव में प्रधान लोगों के सहयोग से कहता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को भेजो। आज विश्वास का संकट आकर के खड़ा हो गया है। सोचो, कल एक रिपोर्ट आई है कौशल विकास से कि BA MA करने वाला हर व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। आप बताओ क्या पाएगा। जब ये मोबाइल सारे के सारे काम छका ली, इसी से हवाई जहाज का टिकट बुक हो रहा है, अस्पताल में नंबर लग रहा है, इसी पे दवाइयां व्हाट्सएप हो रही है, इसी पे डाल्टन जी रोज पोस्ट करते, आज रहीम चले गए, आज वहां चले गए, आज वहां चले गए। तो बताओ, सारे का सारा काम तो मोबाइल में ले रखा है। बच्चों का बस्ता भी इसी मोबाइल पे आकर के टिक गया। आप कैसे रोकेंगे बच्चों को। आप माताएं सबसे ज्यादा परेशान है, महिलाएं। अभी 4 दिन पहले जनसत्ता में लेख आया, जनसत्ता अखबार दिल्ली का प्रतिष्ठित अखबार है। हमारी आदत है, हम सुबह लोगों से मिलने से पहले हमारी हॉस्टल जीवन से हमारी लाइफ का अंग है कि हम बिना 1 घंटा पढ़े किसी से मिलते नहीं गुरुजी। इसीलिए हम बड़े मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यादव होकर के भी अपनी पार्टी के सचेतक हैं।
और हम जब तक 1-1.5 घंटे अध्ययन न कर लें तब तक हमारा मिलने का मन नहीं करता। गुरु जी जनसत्ता अखबार में लेख आया है, बड़ा लेख आया है। उस लेख में आया है कि नेटवर्किंग की जाल में फंसा बचपन। नेटवर्किंग की जाल में, आदरणीय चौरसिया जी, नेटवर्किंग की जाल में फंसा बचपन। जब से कोरोना आया आपका बच्चा कहता है पापा स्मार्टफोन दो। स्कूल से आता है कि आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन दो। आप मजबूरी में अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन में बच्चा क्या क्या कर रहा है आज के दौर में। अब ये सावन का महीना है, अमरजीत पहलवान जी, कहीं कबड्डी नहीं हो रही है, कहीं कुश्ती नहीं हो रही है, कहीं सावन के गीत नहीं हो रहे हैं, सब कुछ दिखावा है। आज हो क्या रहा है कि 40 साल का व्यक्ति शुगर से परेशान है, 45 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहा है। मैं आपके बीच आया हूं तो 1.5 लाख का मैं दवा इलाज के लिए बागर खोल के एक जन को प्रस्तुत करूंगा। मैं आज 4 दिन से हूं, मेरे पास लोग आते हैं कि मेरी बेटी की किडनी खराब हो गई। लाहर पार का 20 साल 22 साल का नौजवान आया मेरे पास, गुजरात की कंपनी में काम करता है। हमें फोन से उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं सोचा कि ये बेटा ये जो है जिम्मेदार लग रहा है। पूछा विधायक जी आप कहाँ मिलेंगे, बहुत शिष्टाचार से। मैंने कहा आप मिलना क्या चाहते हैं मुझसे? उसने कहा मेरी कुछ जरूरतें हैं। जब वो आया तो मुझसे कहा मेरी 18 साल की बहन का किडनी खराब हो गई। 18 साल की बेटी की किडनी खराब है, लाहर पार की, इलाज में 14 लाख रुपए लगेगा। और मैं जब उसकी बातों को सुना तो मैं कहा तुम्हारी बहन की किडनी कैसे खराब हुई? उसने कहा आजमगढ़ के डॉक्टर ने ऐसी ऐसी दवाइयां चढ़ा दी कि हालत में सुधार नहीं हुआ। और जब मैं लेकर के पीजीआई गया, पीजीआई के डॉक्टरों ने देखा और देख करके बताया, और फिर उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये सब दवाइयां कहां से चल गई तुम्हारी बहन को, कौन डॉक्टर चलाता है? उसने बताया सर ये डॉक्टर है। उसने कहा तुम्हारी बात होती है उस डॉक्टर से? कहा हाँ। वो फोन मिलाया, डॉक्टर ने फोन उठाया, बच्चे ने कहा कि आपने मेरी बहन को मैं पीजीआई में लाया हूं, यहाँ के डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। पीजीआई के डॉक्टर ने कहा अरे शैतान बेईमान, बेटी का जीवन ले लिए, कौन तुम पे विश्वास करेगा? पैसे के लिए बेटी का जीवन ले लिए, बताओ ये क्यों दवाइयां चला दिए? ये दवाइयां चलाने की क्या आवश्यकता है? याद रखना अपने गांव की आप समीक्षा करना। मैं उस हालात से गुजरा इंसान हूं, इसलिए मैं सीसी रोड पे कम बोलता हूं। बताओ कौन सा गांव बचा है जिन गांव में आज इस तरह की बीमारियां अपना जाल गांव को, गरीब को न बना दी। पूरा का पूरा सिस्टम, इतना बड़ा बड़ा एस्टीमेट। ये तो धन्य है माननीय मुलायम सिंह यादव जिनका आप नारा लगाए, उन्होंने इतनी योजना बनाई थी कि गरीब का इलाज एस्टीमेट प्रस्तुत कर दे तो सरकार उसको दे दे। और उनके बेटे ने उनसे आगे बढ़ करके बनाया, अखिलेश यादव जी ने, कि विधायक भी अगर क्षेत्र में टहलता है और उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति का इलाज आवश्यक है, उसे किडनी है, हृदय रोग है, सब कुछ है, तो विधायक भी अपनी कलम चला करके एक वित्तीय वर्ष में अपने बजट से 25 लाख रुपए तक उस गरीब की मदद कर सकते। हमारा प्लस होता है, हम 50 लाख की मदद करते, अपने बाबूजी की भी निधि का प्रयोग करते हैं, और सरकार की भी निधि का प्रयोग जिसका आप दे रहे हैं कि 3 लाख रुपया मिल गया। हम गांव गांव जाते हैं। हरकेश जी वो दिन याद है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, बाबूजी रामोद यादव के आवास पे, जब उन बच्चों को पैसा रुपया दे रहे थे कि जिनके एक ही बाप के दोनों औलादों का इलाज हो रहा है,
जब दे रहे थे तो मैंने पूछा किस बेटे को दूं। उन्होंने कहा विधायक जी, छोटा जब रोता है तो दर्द बहुत होती है, बड़ा तो कुछ सह लेता है, छोटा रोता है, बताइए किसको। तो मैं तो आजमाने के लिए कह रहा था कि देख रहा था कि बाप का झुकाव किधर जाता है। तो बाप अपनी मजबूरी में कहा कि विधायक जी, बीमार तो दोनों बेटे हैं, लेकिन जब छोटा रोता है तो दर्द बहुत होता है। तब उसी समय मैंने बाबूजी राव के उस पर कहा था कि सड़कें बने ना बने, संग्राम यादव इलाज में सारा का सारा पैसा देने का काम। मेरे बारे में कौन क्या कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं। मैं एरे से वापस इंसान हूं, मेरा एक संस्कार है। मैं सबसे कहता हूं कि गांव के अंदर जो बेकार हैं, लाचार हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, और उनके बीच अगर डॉक्टर साहब देवराम यादव जी, अगर हम जागरूकता नहीं पैदा करेंगे तो आज का नौजवान जिसकी मैं बात कर रहा था, मोबाइल के नेटवर्किंग में उलझ गया है। उन्हें कबड्डी खेलने जा रहा, उन्हें उड्डी कूदने जा रहा। एक हफ्ते पहले मेरा छोटा बेटा आया, कहा पापा मेरा कबड्डी में सिलेक्शन हो गया। कबड्डी में सिलेक्शन, वो मुझसे थोड़ा लंबा हो गया, अभी उम्र उसकी कम है, लेकिन वो मुझसे थोड़ा लंबा है।